Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome to the second part of the first lecture of System of Particles and Rotational Motion. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास की अहमियत समझी और ये समझा कि सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट बॉडीज के लिए कैसे निकालते हैं और कुछ कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए भी हम लोगों ने निकाला था। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म रॉड के लिए निकाला था, सेमी सर्कुलर वायर और सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए निकाला था। एक वैसा ही मिलता जुलता सवाल इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं। सवाल है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमी सर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्रीज ऑफ रेडियाई r1 एंड r2। तो देखिए इस सवाल को देख करके मुझे वापस से क्लिक कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे किसी स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस पर जाना चाहिए, राइट। और वहां से क्या करना चाहिए, मुझे डी आर थिकनेस की एक रिंग उठानी चाहिए, जैसा मैंने पिछले सवाल में भी करा था। तो चलिए उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। चलिए, तो जैसा मैंने कहा मैं किसी स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस पर गया। ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो क्या है, ग्रेटर देन r1, क्योंकि ये r1 रेडियस तक तो कुछ है ही नहीं, है ना। ये जो डिस्क है उस r2 रेडियस की, उसमें r1 रेडियस रेडियल डिस्टेंस तक तो कुछ भी नहीं है, ना, उसे काट करके निकाल दिया गया है। तो हम लोग जो है किसी स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस पर गए, वहां पर इस तरीके से dr थिकनेस की एक रिंग को हम लोगों ने निकाला। अब जैसा पिछले बार हम लोगों ने किया था सेम वही रिपीट करते हैं। ये जो हमारे को मिला है एलिमेंट, उसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि वो क्या है। उसको खोल देने पर वो क्या बन जाएगा, डी आर विड्थ का और कितनी लेंथ का, पाई आर लेंथ का एक रॉड जैसा बन जाएगा। तो हम लोग यूनिटरी मेथड यहां पर लगा सकते हैं। यूनिटरी मेथड कैसे लगाएं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पाई इंटू, है ना, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाय 2, इतने एरिया की प्लेट अगर होगी तो उसका मास लेटर से m है। तो उसी तरीके से इस बार हमारे पास एरिया कितना आ गया इस एलिमेंट का, ये आ गया पाई स्मॉल आर डी आर। इसका मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m अपॉन पाई बाय 2 आर, यहाँ पर r2 होगा ना, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय पाई आर डी आर। तो ये मेरे को बेसिकली क्या मिल गया, ये मेरे को मिल गया dm, है ना, ये dm आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें वापस से वही काम करना है जो पिछले बार किया था। ycom इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ydm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, y हमें पता है कि y क्या होगा, ये होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 स्मॉल आर बाय पाई, 2r बाय पाई होता था ना एक वायर के लिए, सेमी सर्कुलर वायर के लिए, 2r बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय m पाई आर डी आर डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। करेक्ट है यहाँ तक। और इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, इस पूरे को डिवाइड करना है इंटीग्रेशन ऑफ dm से, जो कि m हो जाएगा। तो आप देखिए बड़े आराम से यहाँ पर m से m कैंसिल आउट हो गया, पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो देखते हैं क्या आ रहा है, ycm हमारे पास फिलहाल जो आ रहा है वो आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ आ रहा है ये आर स्क्वायर डी आर। और इस इंटीग्रेशन के बाहर क्या क्या आ गया, बाहर आ गया 4 बाय पाई और r2 स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, राइट। और स्मॉल r की लिमिट कहां से कहां रखेंगे इस बार, r1 से लेकर के r2 तक। करेक्ट है यहां तक। तो चलिए ycom लिख देते हैं, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 बाय पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर डी आर क्या हो जाएगा, r क्यूब बाय 3, राइट। तो r क्यूब बाय 3 में r2 और r1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, r2 क्यूब बाय 3 माइनस r1 क्यूब बाय 3। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, 4 बाय 3 पाई इसको तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने 4 बाय 3 पाई को कॉमन ले लिया तो आप देखिए यहाँ पर r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, ये क्या बन गया, r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, और नीचे क्या बन गया, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर।
तो अगर आप अपने 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स का थोड़ा और इस्तेमाल करें तो आपको और समझ में आएगा कि ये क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा, ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R2 माइनस R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R1 R2। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1। करेक्ट। तो यहां से R2 माइनस R1 से R2 माइनस R1 कट गया और ये क्या बच गया फाइनली, ये हमारे पास बच गया YCOM इज इक्वल टू 4 टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 होल डिवाइडेड बाय 3 पाई मल्टीप्लाइड बाय R2 प्लस R1। क्लियर है। तो ये हमारा जो है जवाब बन गया इस सवाल का। क्लियर है। इसी सवाल को जो है एक और तरीके से करने का तरीका है, चलिए वो मैं आपसे शेयर करता हूं। तो देखिए इसी सवाल को कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, जो R1 रेडियस की डिस्क थी जिसे निकाल करके यहां से हटा दिया गया, मान लीजिए कि इसको वापस यहां पर फिट कर दिया गया है। ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस R1 रेडियस की डिस्क को नाम दे रहा हूं नंबर 1, ये जो शेडेड रीजन है उसका नाम दे रहा हूं नंबर 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 1 और 2 है ना, ये 1 और 2 जो रीजन है, इन दोनों को मिला करके क्या बना, 1 प्लस 2 दे कंबाइन टू फॉर्म अ डिस्क ऑफ रेडियस R2। क्या आप सहमत हैं? ऑलराइट। तो चलिए यहां पर एक काम करते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये अगर 1 और 2 से मिलकर के बना है, तो जैसा कि आपको याद होगा लेक्चर के शुरुआत में, पिछले लेक्चर के शुरुआत में आपने पढ़ा था कि अगर हमारे को दो ग्रुप ऑफ पार्ट, मतलब कि दो ग्रुप ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हुए ना, जैसे यहां पर एक ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, अगर हमें ग्रुप 1 का सेंटर ऑफ मास पता है और ग्रुप 2 का सेंटर ऑफ मास पता है, तो हम कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है YCOM, उसको मैं क्या बोल सकता हूं, उसको मैं बोल सकता हूं M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। यहां पर आप देखिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, M1 क्या है, मास ऑफ दिस रीजन 1, M2 क्या है, मास ऑफ दिस शेडेड रीजन 2, Y1 क्या है, Y1 है ये जो वन रीजन है, मतलब कि R1 रेडियस की जो डिस्क है जिसे मैंने वापस से यहां फिट कर दिया, ये उस डिस्क का सेंटर ऑफ मास है। ये Y2 क्या है, ये जो शेडेड रीजन है उसका सेंटर ऑफ मास का Y कोऑर्डिनेट है जो मुझे एक्चुअली निकालना है। और ये YCOM क्या है, ये इन दोनों कंबाइंड फिगर्स का है ना, इन दोनों कंबाइंड फिगर का क्या है, ये सेंटर ऑफ मास का Y कोऑर्डिनेट है। तो चलिए सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। मान लीजिए मैंने मास पर यूनिट एरिया को सिग्मा कह दिया। ठीक है। सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये पूरी की पूरी यूनिफॉर्म चीज है। तो अब आप मुझे बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड तो मुझे पता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 4R2/3 पाई, क्योंकि हमने सीख रखा है कि एक डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, 4R/3 पाई हाइट पर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो वाई COM हमें पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है। M1 क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ द वन रीजन। तो इसको मैं बोल दूंगा सिग्मा इंटू मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर बाय 2 प्लस M2 कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा सिग्मा इंटू इसका एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर बाय 2। और अच्छा Y1 हमने नहीं लिखा है ना, Y1 क्या हो जाएगा, Y1 हो जाएगा इस डिस्क का, R1 रेडियस वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास, जो कि कितना हो जाएगा 4R1/3 पाई। और Y2 क्या हो जाएगा, Y2 हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालना है, तो उसको Y2 रहने देते हैं। नीचे क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे टोटल मास।
टोटल मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है, सिंपली पाई R2 स्क्वायर बाई 2। क्लियर है यहां तक? तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है। सिग्मा तो देखिए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ सिग्मा और यहाँ सिग्मा। एक पाई भी, पाई बाई टू इनफैक्ट है ना, पाई बाई टू, पाई बाई टू और पाई बाई टू भी हर जगह से कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा देखते हैं क्या बच गया, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया, अच्छा फोर कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं फोर कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 4R2/3 पाई इज इक्वल टू, ये आ गया 4R1³/3 पाई अपॉन R2 स्क्वायर प्लस, ये इधर इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू Y2 अपॉन R2 स्क्वायर। राइट, आई होप कैलकुलेशन अब तक सही जा रही होगी। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं इसको और भी सिंप्लीफाई। तो और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, 4R2 और इधर R2 स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 4R2 क्यूब, है ना, बाय 3 पाई, ऑल राइट, इज इक्वल टू 4R1³/3 पाई प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू Y2। आपको लक्ष्य याद होना चाहिए, लक्ष्य हमारा है Y2 निकालना। तो यहां से देखिए Y2 कितना आ जा रहा है, 4/3 पाई, तो कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, और इसको किससे डिवाइड करना होगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो फर्दर अब मैं और कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे याद आ गया। क्या याद आ गया, मुझे ये याद आ गया कि ऐसा ही टर्म तो पिछले बार भी बना था। आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ, 4/3 पाई जैसा टर्म, ऊपर कैलकुलेशन में ये आ गया ना, यही टर्म तो हमारा इस बार भी बना है, करेक्ट। तो इसके बाद की कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, तो दोबारा मैं नहीं कर रहा। तो हमारे को ये समझ में बस आ गया कि किस तरीके से इस सवाल को दो अलग अलग मेथड से अप्रोच किया जा सकता है। पहला मेथड क्या था, प्रॉपर इंटीग्रेशन वाला था, और दूसरा मेथड क्या हो गया, दूसरा मेथड हो गया कि मैंने इसे दो अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन माना है, और उसके बाद मैंने जो y2 था वो निकाल लिया। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट जो ये सवाल है अपना, ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। From a uniform disk of radius capital R, a disk of radius capital R/2 is scooped out such that they have the common tangent. Find the center of mass of the remaining part. तो चलिए ये हमारा वो डायग्राम है। इसमें क्या था कि ये कैपिटल आर रेडियस का एक बड़ा सा डिस्क हुआ करता था, जिसमें से कैपिटल R/2 रेडियस का एक डिस्क जो है काट करके निकाल दिया गया। तो जैसा तरीका हम लोगों ने इस्तेमाल किया था पिछले सवाल के दूसरे तरीके में, वही यूज करेंगे इस बार फिर से। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इस बार सबसे पहले तो हम लोग एक्सिस बना लेते हैं ना। ये मान लीजिए मैंने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया एक्स एक्सिस, और इसी तरीके से मैं बना देता हूं अब वाई एक्सिस। ये रही मेरी वाई एक्सिस। अब जो है मैं क्या कहूंगा कि जिस डिस्क को हम लोगों ने काट करके निकाल दिया था बाहर, उसको वापस से ला करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि वो डिस्क चिपकी हुई है। तो इसे मैं रीजन 1 कह देता हूँ, इसे मैं रीजन 2 कह देता हूँ, और ये 1+2 रीजन मिल करके क्या बन रहा है, कैपिटल आर रेडियस की डिस्क बन रही है। ऑल राइट, एक सिमेट्री देख करके हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो इस एक्स एक्सिस पे ही कहीं ना कहीं लाई करेगा, क्योंकि इस एक्स एक्सिस के ऊपर का जो हिस्सा है और जो नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर और नीचे के हिस्से में जो कॉमन है वो तो यही एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं जो है एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा। ठीक है, तो चलिए
डायरेक्टली हम लोग XCOM निकालते हैं। XCOM क्या हो जाएगा, M1 x1 प्लस M2 x2 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यहाँ पर आपको समझना होगा कि M1 M2 क्या है। M1 है मास ऑफ वो जो डिस्क जिसे हम लोगों ने निकाल करके फेंक दिया था, उसे वापस जब मैंने लगाया तो ये उस डिस्क का मास है। M2 क्या है, जो शेडेड रीजन हमारे को सवाल में दिया है, ये उसका मास है। X1 क्या हो जाएगा, X1 हो जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द रीजन 1। X2 क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रीजन 2, उसका भी कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। M1 M2 तो ये दोनों रीजन के रेस्पेक्टिवली मासेस हैं। अच्छा, XCOM क्या हो जाएगा, XCOM हो जाएगा पूरे के पूरे सिस्टम का, जिसमें कि ये जो 1 है और जो 2 है, इन दोनों को मिलाकर के क्या बन गया, एक R रेडियस की डिस्क बन गई, तो उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन माना है ना, तो पूरी की पूरी डिस्क जो अब भरी हुई दिखाई दे रही है मुझे, उसका सेंटर ऑफ मास भी तो कहां पर होगा, बिल्कुल यही ओरिजिन पर होगा। तो इसका मतलब XCOM कितना आ गया, वो तो 0 आ गया, है ना। तो अब बड़े आराम से हम लोग कह सकते हैं M1 x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ M2 x2। करेक्ट है यहाँ तक। तो अब जो है M1 है ना, M1 हम लोग क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा, तो सिग्मा इंटू पाई R2 बाई 2 का स्क्वायर। क्यों पाई R2 बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि रीजन 1 जो है उसका रेडियस R2 बाई 2 था, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई ऑफ उसके रेडियस का स्क्वायर। तो दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ, अच्छा एक और चीज, इसका x1 हमने नहीं लिखा, x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा उसके x कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास, सॉरी सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। तो अगर ये ओरिजिन है, तो इस रीजन 1 के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ r/2। तो वही यहां पर लिख देते हैं r/2, और माइनस जो है मैं बाहर लगा देता हूं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ M2 कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा जो एरिया है किसका, ऑफ द शेडेड रीजन, राइट। तो ये हम लोग लिख देते हैं पाई ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई पाई ऑफ r/2 का भी होल स्क्वायर। करेक्ट है यहाँ पर। तो हमारे पास जो है अब क्या आ गया, M2 आ गया। वो कैसे हम लोगों ने लिखा, इसको अगर सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो M2 ही तो बन जाएगा। X2 क्या हो जाएगा, X2 वो डिजायर्ड सेंटर ऑफ मास है ऑफ द शेडेड रीजन, तो इसको मैं X2 ही रहने देता हूं। तो बेसिकली मुझे X2 चाहिए था, राइट। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि माइनस सिग्मा कैंसिल आउट हो गया। उसके अलावा पाई 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 कैंसिल आउट हो गया, और आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया। तो ये बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास r/4 × 8। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इंटू x2, राइट। 1 माइनस ये 1/4 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1/4 इंटू x2, क्योंकि ये 1/2 का स्क्वायर था। तो यहां से क्या आ जा रहा है अपने पास, x2 इज इक्वल टू 4r/8, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। तो ये कितना आ गया, ये आ गया r/6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ द शेडेड रीजन, अब हम लोग एक्चुअल सवाल को देखना चाह रहे हैं। तो एक्चुअल सवाल में क्या था, सिर्फ ये शेडेड रीजन था। तो इस शेडेड रीजन का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर आया, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस किसे कहा था, टुवर्ड्स राइट को। इससे ये आया कुछ r/6 डिस्टेंस आगे। तो ये हो गया COM। ऑल राइट। चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं केस डी पर, जहां पर हमारे को एक हेमिस्फेरिकल शेल गिवन है और इसका हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो हमारे को फिर से समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं
कि ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, और जैसा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिख रहा है वैसा ही केस नेगेटिव एक्स एक्सिस में दिख रहा है। इसका मतलब सिमेट्री से ये कह सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो होगा, तो सिंपली हमें क्या निकालना रह गया, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब हमारे को एलिमेंट लेना है, तो देखिए मैं एलिमेंट का चुनाव किस तरीके से करने वाला हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ अब, मैं कि ओरिजिन से किसी थीटा एंगल पर जा रहा हूँ, है ना, ये मैंने थीटा एंगल लिया, और मैं यहां से डी थीटा और चला जा रहा हूँ, छोटा सा डी थीटा एंगल मैंने लिया और मैं यहाँ और चला जा रहा हूँ, है ना, तो ये मेरा डी थीटा एंगल हो गया। अब आप सोचिए कि मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे जो है इस तरीके से इस शेल के ऊपर एक आर डी थीटा थिकनेस का क्या मिल जाएगा, एक रिंग मिल जाएगा। क्या आप फील कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल नहीं है फील करना, विजुलाइज करना कि मुझे एक आर डी थीटा थिकनेस का, और साथ ही साथ उस रिंग की रेडियस कितनी हो जाएगी ये भी हम लोग सोच पा रहे हैं, है ना। कैसे निकाल सकते हैं उस रिंग की रेडियस, ये हो जाएगी उस रिंग की रेडियस, राइट। तो ये जो रिंग की रेडियस है, ये निकालने के लिए आप ऐसे सोचिए कि अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा हो जाएगा, और ये वाली लेंथ को मैंने कह दिया था आर, जो कि रेडियस थी। तो ये जो रेडियस ऑफ द रिंग है वो कितनी आ गई, आर cos थीटा। सो आई शुड फर्स्ट राइट स्मॉल आर विच इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग, वो आ गया आर cos थीटा, करेक्ट है। और अब आप देखिए कि मुझे क्या निकालना था, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, है ना। तो यहां पर y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग कितना आ जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे कि ये शेल है ना, अब यहां पर मैंने क्या लिया, एक रिंग लिया है ना, जिसकी कुछ थिकनेस भी है, थिकनेस कितनी है, आर डी थीटा। तो इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, उतना ही होगा जिस हाइट पर ये है। तो ये किस हाइट पर है, ये है आर साइन थीटा हाइट पर। आप देख पा रहे हैं ये आर है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये आर कॉस 90 माइनस थीटा इज आर साइन थीटा, राइट। ये जो हाइट है ये कितनी है, आर साइन थीटा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस रिंग का जो y कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, वो कहां पर होगा, r sin थीटा पर होगा। तो आई शुड फर्स्ट रिप्लेस y विद r sin थीटा, और dm अब निकालना अपना काम रह गया है। अभी तो मैं dm लिख देता हूँ, और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ dm को मैं m लिख देता हूँ, क्योंकि टोटल मास मैंने क्या एज्यूम किया, m एज्यूम किया है। अब पूरा खेल है dm निकालने का। डीएम कैसे निकाले वो जरा सोचते हैं, है ना। तो हमारे को ये दिख रहा है कि ये इस बार हेमिस्फेरिकल शेल है, तो इस हेमिस्फेरिकल शेल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर एरिया इस शेल का है, और इसका मास कितना है, m। तो अब जो है हमने जो अपना एलिमेंट सेलेक्ट किया था वो तो ये रिंग थी, इस रिंग की रेडियस r cos थीटा है और इसकी थिकनेस r d थीटा है। तो वापस से अगर मैं इस रिंग को खोलूं, है ना, खोल करके अगर मैं इसे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसा दिखाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, सच दैट कि ये जो थिकनेस है ये आर डी थीटा हो गई, और ये लेंथ इसकी कितनी आ गई, इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो वो कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर कितना था, आर कॉस थीटा। तो बेसिकली मुझे ये समझ में आ रहा है कि 2 पाई आर स्क्वायर का मास अगर m है, तो 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा का मास कितना हो जाएगा, उसी को मैं dm कह रहा हूं, जो कि कितना हो जाएगा, m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ये पूरा का पूरा, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, राइट। ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया, ये बन गया dm। तो अब मैं वापस इस इक्वेशन पर आऊंगा, और यहां पर मैं dm की वैल्यू को अब भरूंगा, है ना। चलिए नीचे ये काम करते हैं, y cum बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, y हमने भर दिया था, y कोऑर्डिनेट आया था r साइन थीटा, है ना, ये देख सकते हैं आप, y कोऑर्डिनेट r साइन थीटा था। dm यहां से उठा करके भरना होगा, वो कितना आ जाएगा, m इंटू
अब देखिए एक चीज यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर से 2 पाई r स्क्वायर तो कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है ना? तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे m इंटू कॉस थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या था, m था, तो m से m कैंसिल आउट हो गया। करेक्ट है यहाँ तक? तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ r साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो वाई सी एम कितना आ जाएगा। मुझे साइन थीटा कॉस थीटा दिखता है एक साथ, तो मैं क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूंगा ताकि ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो ये बन गया r/2 साइन ऑफ, ये r/2 साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। करेक्ट है, तो ये क्या आ गया r/2। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। करेक्ट है यहाँ तक? तो माइनस कॉस 2 थीटा को आप डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, तो कॉस का हो जाएगा साइन माइनस में, तो बिल्कुल सही है ये। और चेन रूल से 2 थीटा को खाने के लिए 2 नीचे आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये सोचना है कि थीटा की लिमिट क्या रखें। आप भी सोचिए थीटा की लिमिट क्या रखी जाए। मैं किसी थीटा एंगल पर गया था ना, तो इस हाइट पर कौन सी हाइट कवर हो गई थी, आर साइन थीटा वाली हाइट कवर हो गई थी। तो आप सोचिए कि अगर मैं थीटा इक्वल टू पाई/2 तक जाऊंगा, तब तो ये पूरा का पूरा हिस्सा कवर होता चला जाएगा, है ना? क्योंकि अगर मैं किसी थीटा पर जा रहा हूं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट साइड वाला रीजन कवर हो रहा है, लेफ्ट साइड वाला रीजन भी तो ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है ना। इसका मतलब मुझे थीटा को कहां से कहां वेरी कराना होगा, 0 से पाई/2। तो वाई सी एम चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है r/4 बाहर आ गया, और अंदर क्या रह गया, माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, है ना, ये आ गया। तो चलिए इसकी वैल्यू सोचते हैं क्या आएगी। ये बन गया r/4, और कॉस पाई हो जाता है -1, तो ये बन गया 1 माइनस ऑफ -1, ये भी हो गया 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, r/2। तो हम लोग क्या सीखे कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल शेल, है ना, हेमिस्फेरिकल शेल कितना आ जाता है, r/2 आ जाता है। ऑल राइट, तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग निकालेंगे एक सॉलिड हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहां पर आता है। तो चलिए इस बार फर्क यही है कि इस बार ये पूरा का पूरा जो हेमिस्फेयर है वो भरा हुआ है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक काम करते हैं कि पहले तो एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। फिर से वही डिस्कशन हो जाएगा। कौन सा डिस्कशन, कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्स सी ओ एम 0 होना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्री दिख रही है हमारे को, है ना। जैसा एक्स पॉजिटिव एक्स में हिसाब किताब है, उसी तरीके का मास का डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी है। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस बार किसी स्मॉल एच हाइट पर जाते हैं, है ना। स्मॉल एच हाइट पर गए, और यहां पर जा करके हम लोग डीएच और ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, मैं एच हाइट पर गया, और यहां से कितना ऊपर चला जाऊं, यहां से मैं चला जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ डीएच ऊपर। चलिए यहां से डीएच ऊपर जाकर के देखते हैं, है ना। ये मैं चला गया डीएच ऊपर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मेरे को इस बार रिंग नहीं बल्कि क्या मिल रहा है, मुझे एक डिस्क मिल रहा है, क्योंकि अंदर पूरा भरा हुआ है ना, तो इसीलिए मुझे डिस्क मिल रहा है। और इस डिस्क की थिकनेस कितनी हो गई, डिस्क की थिकनेस हो गई डीएच। अब आप ये इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये जो डिस्क ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है ना। तो मुझे ये बताइए कि इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, उसके सेंटर पर, जो कि कितने हाइट पर है, एच हाइट पर है। तो मैं यहाँ पर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को कैसे लिख सकता हूँ, पूरे सॉलिड हेमिस्फीयर का इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन m। अब इंटीग्रेशन ऑफ dm को मैंने m कह दिया, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो है कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट इसका आ जाएगा h, और dm मुझे निकालना है, नीचे कैपिटल M लिख देते हैं।
अब ये सवाल उठता है कि भाई डीएम कैसे निकालें, है ना? तो डीएम निकालने के लिए अपने को यूनिटरी मेथड लगाना चाहिए। यूनिटरी मेथड कैसे? तो 2/3 पाई आर क्यूब का मास कितना है? एम है। और हमने जो एलिमेंट चुना उसका वॉल्यूम कितना है? उसका वॉल्यूम हो जाएगा, सबसे पहले आप ऐसे देखिए कि ये जो हमने एलिमेंट चुना उसका रेडियस कितना होगा। लेट मी कॉल इट आर। अगर मैंने आर कह दिया तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें हाइपोटेनस कैपिटल आर है, ये हाइट स्मॉल एच है और ये स्मॉल आर उसकी रेडियस हो गई। साथ ही साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो कहां पर मिला? थीटा एंगल पर जाकर के किसी डी थीटा और जाने पर, है ना? इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आर और एच दोनों को ही तो कैपिटल आर और थीटा के टर्म्स में डिनोट किया जा सकता है। जैसे कि ये एंगल थीटा हो गया तो हम लोग कह सकते हैं स्मॉल आर कितना हो गया? स्मॉल आर हो गया कैपिटल आर कॉस थीटा। और एच कितना हो गया? एच हो गया कैपिटल आर साइन थीटा। तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, इस वॉल्यूम का मास है एम। तो हमने जो एलिमेंट चुना उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी एच, क्योंकि वो तो एक डिस्क है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, और जिसकी विड्थ कितनी है? डी एच। तो ये कितना जा रहा है? ये आ जा रहा है एम अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डी एच। और इसी का हम लोग नाम क्या दे दे रहे हैं? डीएम नाम दे दे रहे हैं। ट्रू है यहां तक? तो अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वाई सी ओ एम कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एच डी एम अपॉन एम। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने निकाल रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एच की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी? एच की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी आर साइन थीटा। लिख देते हैं आर साइन थीटा। फिर डीएम अभी अभी निकाला था। डीएम कितना आया था? डीएम आया था 3m। पाई से पाई एक उड़ गया यहाँ पर, तो ये बच गया सिर्फ स्मॉल आर स्क्वायर डी एच अपॉन 2r क्यूब, राइट। और डिनोमिनेटर में एक m भी आ गया। m से m तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। तो क्या बच गया यहाँ पर जरा देखते हैं। यहाँ पर आ गया कैपिटल आर से एक आर गया तो ये स्क्वायर बन गया, है ना? तो ये बन गया पहले तो 3/2, फिर अंदर क्या रह गया? अंदर रह गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी एच। करेक्ट है यहां तक? और आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। यहां तक तो सही लग रहा है। अब जो है हमारे को ये दिख रहा है कि आर भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है। तो सबको क्यों ना एक साथ एक टर्म में ले आया जाए। तो स्मॉल आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां लिख देते हैं 3/2r स्क्वायर। स्मॉल आर को लिख देंगे आर कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और डीएच कितना हो जाएगा? आप देखिए, एच अगर आर साइन थीटा है ना, एच अगर आर साइन थीटा है, एच इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो डीएच कितना आ जाएगा? डीएच आ जाएगा आर कॉस थीटा डी थीटा। तो वही यहां लिख देते हैं हम लोग आर कॉस थीटा डी थीटा। करेक्ट। तो यहां से देखते हैं क्या आ जाएगा। यहां से आ जाएगा ये। अच्छा देखिए यहाँ पर आर क्यूब आ रहा है और नीचे आर स्क्वायर है, तो यहां से आ जाएगा 3r/2। करेक्ट। और अंदर क्या बच गया? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब ये इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि अगर मैं साइन थीटा को मान लूं टी, साइन थीटा को अगर टी मान लूं, सॉरी कॉस थीटा को, बेटर ये रहेगा कि मैं किसे मान लूं? टी, कॉस थीटा को, है ना? कॉस ऑफ थीटा को अगर मैं टी मान लेता हूं तो माइनस साइन थीटा डी थीटा क्या बन जाएगा? डी टी। आप देखिए
कॉस थीटा अगर हो गया टी, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा क्या बन जाएगा, डी टी, जो कि यहाँ पर उपलब्ध भी है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा के बजाय टी, तो ये हो गया टी क्यूब, और साइन थीटा डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, तो यहाँ पर माइनस डी टी। अब इंटीग्रेशन काफी आसान हो गया, है ना। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3r/2, और माइनस साइन बाहर आ गया। टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 4/4 हो जाएगा, ये करेक्ट है यहाँ तक, टी की पावर 4/4 हो गया। अब इसको वापस से ओपन कर देते हैं, ये बन गया -3r/8, और अंदर क्या बच गया, टी क्या था, वो था cos थीटा, तो cos थीटा की पावर 4। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसा कि हम लोगों ने पिछले सवाल में भी किया था, थीटा की लिमिट क्या भरेंगे, 0 से लेकर के π/2 भरेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -3r/8। अब यहां पर देखिए cos π/2 कितना होता है, 0, 0 आ गया। cos 0 कितना है, 1, तो यहाँ पर -1 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3r/8। तो हम लोग आज से याद रखेंगे कि y कोऑर्डिनेट किसका, सेंटर ऑफ मास का, ऑफ अ सॉलिड स्फीयर कितना हो जाता है, हो जाता है 3r/8। ऑलराइट, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद हमेशा होनी ही चाहिए। अब एक और चीज है जिसका हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, और वो चीज है एक कोन, है ना। तो अब अगला जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर एफ, वो किसके लिए है, वो है एक कोन के लिए। और अगर सिर्फ मैं बोल रहा हूं कोन, इसका मतलब ये कैसा कोन है, ये सॉलिड कोन है। ऑलराइट, तो बेसिकली मैंने आपको एक कोन दिखा दिया है, सॉलिड कोन है, भरा हुआ कोन है ये, और इसकी हाइट अपने को दी हुई है h। इसका रेडियस हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो लेट मी कॉल द रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, तो ये रेडियस मैंने कह दिया कैपिटल आर। अब मुझे ये बताना है कि इस बेस से इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना ऊपर है। सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझ में आ रहा है कि इसका जो सेंटर होगा, है ना, सेंटर ऑफ मास होगा, वो कहां पर होगा, वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा। और यहाँ पर मैं वाई एक्सिस किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, मैं वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ ना, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। तो एक्स के अलॉन्ग तो मुझे साफ दिख रहा है कि सिमेट्री है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं वाई कोऑर्डिनेट निकालने की। तो इस बार जो अप्रोच है मेरा, वो काफी पिछले बार जैसा ही रहेगा, है ना। पिछले बार जैसा कि मैंने देखा था कि हम लोगों ने क्या किया था पिछले बार, पिछले बार जो है हम लोग किसी ऊपर गए थे किसी वाई डिस्टेंस पर, है ना। तो इस बार भी वही करते हैं, किसी हाइट पर जाते हैं ना। चलिए पहले तो मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना देता हूं, यहाँ पर ये रहा। अब हमें क्या करना है कि किसी हाइट पर जाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर ये हाइट है, इस हाइट को मैं कह देता हूं, है ना, ये जो हाइट है ये मान लीजिए हो गई y। अब इस हाइट से मैं क्या करूंगा, थोड़ा और ऊपर जाऊंगा। चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं, कितना ऊपर गए एग्जैक्टली, dy डिस्टेंस और ऊपर गए। तो अब आपको समझ में आ रहा हो कि मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया एक डिस्क, है ना। पिछले बार भी जैसे मुझे डिस्क मिला था, इस बार भी मुझे एक डिस्क मिल गया यहाँ पर। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेम वही काम करेंगे। वाई सी एम बराबर क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। करेक्ट है यहाँ तक। तो सॉलिड कौन है, तो मुझे ये भी पता है कि वॉल्यूम ओवरऑल कितना हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड कौन होता है, वॉल्यूम ओवरऑल होता है 1/3 πr² इंटू स्मॉल एच। स्मॉल एच क्या है यहाँ पर, कोन की हाइट। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग, है ना, इस एलिमेंटल डिस्क का मास निकाल ले तो काफी हद तक बात बन सकती है, राइट। तो शुरुआत इस तरीके से करते हैं, है ना, शुरुआत ऐसे करते हैं कि हमने ये मान लिया कि ये एंगल थीटा है ना। थीटा यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, सबसे बढ़िया बात ये, थीटा जो है वो कांस्टेंट है, और मैंने इस y हाइट पर रेडियस को मान लिया स्मॉल r। तो हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन h
या फिर वो छोटे वाले ट्रायंगल के हिसाब से क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा स्मॉल आर अपॉन एच माइनस वाई। तो अपने को एक इक्वेशन आ गई यहाँ पर। अब अपने को ये पता है यूनिटरी मेथड तो लगा ही सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच का मास है लेटर से एम, है ना, पूरे के पूरे कोन का मास है एम। तो अब इस डिस्क की अगर बात करें तो डिस्क की थिकनेस कितनी है, डिस्क की थिकनेस है dy, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, वो है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख देंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू dy। ये हो गया क्या, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। तो इसका मास यूनिटरी मेथड से कितना आ जाएगा, m अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू पाई आर स्क्वायर dy। अब यहाँ पर ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, पाई से पाई कट गया, राइट। तो अपना बेसिकली dm कितना आ गया, dm आ गया 3m आर स्क्वायर dy डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू एच। ये अपना dm आ गया। तो चलिए अब कोशिश करते हैं इसको पुट करने की। हमने ये निकाला था कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो हम लोगों ने कितना कह दिया, y कोऑर्डिनेट तो y ही है, तो यहाँ पर y लिख दिए। dm हमने निकाल लिया, वो कितना आ रहा है 3m आर स्क्वायर dy अपॉन आर स्क्वायर एच, और इसको डिवाइड करना होगा m से, तो यहाँ m से m कैंसिल आउट हो गया, राइट। और फिर क्या बच गया, YCOM हमारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या बाहर आ रहा है, बाहर आ जाएगा 3/r स्क्वायर इंटू एच, है ना, ये तो कांस्टेंट है, और अंदर क्या रह गया, y आर स्क्वायर dy, करेक्ट है। अब बस एक काम करते हैं, इस स्मॉल आर को गायब करने की कोशिश करते हैं। तो स्मॉल आर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर जो है यहां से निकाला जा सकता है क्या, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कैपिटल आर अपॉन एच, हमें पता है कैपिटल आर अपॉन एच ये किसके बराबर था, ये बराबर था स्मॉल आर अपॉन एच माइनस वाई के, स्मॉल आर अपॉन एच माइनस वाई के। तो यहां से देखते हैं कि हमारे को स्मॉल आर कितना आ जा रहा है, स्मॉल आर आ जा रहा है आर एच माइनस वाई अपॉन एच। तो चलिए इस स्मॉल आर की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा YCOM इज इक्वल टू 3 कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच इंटीग्रेशन ऑफ y टाइम्स स्मॉल आर की वैल्यू क्या भर देंगे, कैपिटल आर एच माइनस वाई अपॉन एच होल की पावर 2 इंटू dy। देखिए यही था, इसी में हमें पुट करना था, ये रहा। तो अब जो है इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कोई चीज है जो कैंसिल आउट हो रही है, बिल्कुल है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो बच क्या गया, बच गया यहाँ पर एक h भी बाहर आ गया, तो ये बच गया 3/h³ और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर आ गया y इंटू एच माइनस वाई की पावर 2 dy। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, ये बन गया 3/h³ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर इसे ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ओपन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, y मल्टीप्लाइड बाय एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy dy। और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये कितना बन गया 3/h³, और अंदर आ गया, इंटीग्रेशन तो है ही, अंदर आ गया y h² प्लस y³ माइनस 2hy² dy। अब चलिए एक एक करके चीजों को इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/h³ और YH² है ना, h² y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h² y² बाय 2 प्लस y³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y की पावर 4 बाय 4 माइनस 2h y² का हो जाएगा y³ बाय 3। और यहाँ पर लिमिट क्या पुट करनी है,
अपने को जो लिमिट पुट करनी है वो तो y की पुट करनी है, और y कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के h तक। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू। ये आ गया 3/h³ और ये बन गया h की पावर 4/2 माइनस h की पावर 4/4 माइनस 2h की पावर 4/3, राइट? नहीं, यहां पर ये प्लस था, है ना, ये प्लस, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये गलती से माइनस आ गया था, ये क्या होना था, प्लस होना था। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 3 × 1/12 और इधर h की पावर 4, तो ये बन गया h/4। अपने को आ गया आंसर, आ गया कितना, आ गया h/4। मतलब अगर अपने पास एक सॉलिड कोन रहेगा, है ना, तो इस बेस से कितना ऊपर रहेगा सेंटर ऑफ मास, वो रहेगा h/4 ऊपर। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आपने बहुत सारे चीजों के सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका समझा है ना। ये आपको ध्यान रहे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं फिगर्स का आपको आया है सेंटर ऑफ मास निकालना। इन फिगर्स के सेंटर ऑफ मास के निकालने के दौरान आपने सेंटर ऑफ मास निकालने की प्रक्रिया को समझा है ना? तो अब अगले लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास के ऊपर और फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।